तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि ट्रांसफार्मर का कोर कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम कोर कौन सा उपयोग करते हैं, उसमें सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है स्टील में, आप ये सब देख चुके थे। ठीक है, तो उसी वीडियो को आगे चलते हुए ये अगला वीडियो आपके लिए सॉरी अगला वीडियो आपके लिए। तो हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, अब आज के वीडियो में हम देखेंगे। आपको बता ही चुके थे कि ट्रांसफार्मर के पार्ट कितने होते हैं और मेनली पार्ट आपको हमने लिखवाया था, जिसमें से हमने क्या कराया था, आपको कोर के बारे में बताया था। तो आज हम लेके चलेंगे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से प्रॉपर ट्रांसफार्मर का पहले लेक्चर से देख सकते हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, मुझे लग रहा है कि आप लोग को इंग्लिश में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं जो मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ। तो कोशिश आज से ये करूँगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखवाऊँ, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात किसकी करेंगे? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की। ठीक है, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग की। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग की। ठीक है, तो आपको बेसिक पता होगा कि वाइंडिंग क्या चीज होती है। ठीक है, पहले तो ये जानना जरूरी है कि वाइंडिंग क्या चीज होती है। ठीक है, देखिए, वाइंडिंग एक ऐसा माध्यम है जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, एक सर्किट प्रदान करता है फ्लो करने के लिए। ठीक है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करती है, जब आपका सर्किट पूरा रहता है, तभी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए हमें क्या करता है, एक सर्किट प्रदान करता है। ठीक है, वो बात की बात है कि हम उसको क्या करते हैं, टर्न में लेते हैं, और टर्न में लेने के कारण उसमें क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उसके कारण क्या होता है, फ्लक्स आपका जनरेट होता है, या आपके फ्लक्स बनने के साथ साथ आपका ईएमएफ भी बनता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो मेनली जो वाइंडिंग होती है वो हमें क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए हमें एक पाथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो मेनली आपकी वाइंडिंग होती है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए पाथ प्रोवाइड करती है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए हमें ऐसी वाइंडिंग का उपयोग करना पड़ेगा, यानी ऐसी वायर का उपयोग करना पड़ेगा जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो। ठीक है, कंडक्टिविटी जिसकी अच्छी हो, हमें उस वायर का उपयोग करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, अच्छा देखिए, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी जिसमें से क्या हो, करंट आसानी से फ्लो हो, वही आपकी कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी जिसकी जितनी अच्छी रहेगी उतने आसानी से उसमें क्या होगा, करंट फ्लो हो सकेगा। ठीक है, तो हमको बेसिकली पता है कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टिविटी जिसको हम क्या कहते हैं, चालकता। ठीक है, चालकता कहते हैं हम, किसकी सबसे ज्यादा होती है, एजी की, यानी सिल्वर की। ठीक है, सिल्वर जिसको हम लोग चांदी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसकी होती है। फिर उसके बाद सीयू यानी कॉपर की, कॉपर की यानी तांबे की कंडक्टिविटी होती है अच्छी। फिर उसके बाद आपकी गोल्ड की, ठीक है,
जिसको हम AU कहते हैं, गोल्ड यानी सोना की, और फिर उसके बाद आता है एल्युमिनियम। ठीक है, यानी ये आता है जिसको एल्युमिनियम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की। लेकिन आपको पता है कि सिल्वर आपका क्या है? महंगी धातु है। तो सिल्वर का हम अगर वाइंडिंग यूज करेंगे तो ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर की कास्ट क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं किसकी वाइंडिंग उपयोग करते हैं? सिल्वर को छोड़ के हम क्या करते हैं? दूसरे नंबर पे कॉपर है। तो कॉपर आपका इजीली मिल भी जाता है और ये थोड़ा इससे कंडक्टिविटी में कम होता है, लेकिन इन दोनों से कंडक्टिविटी में अच्छा होता है और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी वाइंडिंग बनाते हैं तो उसमें कॉपर का उपयोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं जाते हो दुकान पे, शॉप पे, तो आपको एक पंखा लेना है। ठीक है, ये पंखा लेना है तो आप पहले ही जनरली पूछते हो उससे कि इसमें वाइंडिंग किस चीज की है, कॉपर की है कि एल्युमिनियम की है। जनरली दो ही वाइंडिंग आती है क्योंकि ये दोनों चीजें क्या हैं? सस्ती हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो दो ही वाइंडिंग आपकी उपयोग में आती है। आप जनरली मार्केट में जाते हो पंखा वगैरह खरीदने तो आप पूछते हो कि इसमें किसकी वाइंडिंग है, कॉपर की है कि एल्युमिनियम की है। तो कॉपर क्या है? एल्युमिनियम से थोड़ा महंगा है और कंडक्टिविटी भी इसकी अच्छी है। तो थोड़ा आदमी महंगे पे जाके क्या करता है? कॉपर को लेता है क्योंकि वहां पे कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है एल्युमिनियम से। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन चांदी और सोना दोनों ही आपकी क्या है? बहुत ही महंगी धातु है। इसको ये आसानी से मिलती भी नहीं है और इनका उपयोग हम वाइंडिंग में नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं? जनरली कॉपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए। आज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाएंगे। भले आपका सेशन थोड़ा धीरे चले, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए, वी यूज, ठीक है, वीएस, ठीक है, कॉपर मटेरियल, वी यूज अस कॉपर मटेरियल, ठीक है, वी यूज अस कॉपर मटेरियल। ठीक है, यहां पे कॉपर मटेरियल, यहां पे आप लिखिए इस तरह कॉपर, CU भी लिख लीजिए, मटेरियल फॉर वाइंडिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे कॉपर मटेरियल का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, हम वाइंडिंग में कॉपर धातु का उपयोग करते। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, हम कॉपर का उपयोग करते हैं क्योंकि आपकी, यहां लिख लीजिए, कंडक्टिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं? चालकता। ठीक है, तो चालकता हम देख लेंगे आपकी क्या होती है? CU की और AG की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कॉपर की, उसके बाद आपके AU की,
और उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है, ये आपका क्या है, चांदी, ये आपका क्या है, तांबा, ये आपका क्या है, सोना, और ये क्या है, एल्युमिनियम। ठीक है, ये है आपका। तो चालकता किसकी ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी तांबा की, और ये सस्ता भी है यहाँ पे। सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला धातु। ठीक है, आसानी से उपलब्ध होने वाला धातु है और इसकी चालकता भी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपर। हम वाइंडिंग में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कॉपर का मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, आगे चले, देखिए जब हम वाइंडिंग की बात करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो हम देखते हैं कि बहुत लोग जनरली क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में, ये देखिए ये है कोर, ठीक है, ये है कोर, ये आपका कोर है, और ये कैसा कोर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का ये कोर है। ठीक है, इस पे आपकी वाइंडिंग ऐसे लपेटी है। ठीक है, ठीक है, जनरली ये आपकी वाइंडिंग लपेटी है। ठीक है, तो ये वाइंडिंग लपेटी है, तो इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं। ठीक है, जनरली देखिए बहुत लोग इसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और इसको क्या करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इसको प्राइमरी वाइंडिंग, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां देखिए अगर हम क्या करते हैं, एक सोर्स लगा देते हैं, ठीक है, और यहां क्या करते हैं, लोड लगा देते हैं। ठीक है, तो जनरली इसको कहा जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, और इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, जनरली इसको प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है लोड को। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहां से, ये लोड लगा हुआ है यहां पे लोड लगा हुआ है, यहां पे सोर्स लगा हुआ है, अगर हम क्या करें कि इस सोर्स को यहां से हटाकर यहां पे हम क्या करें, लोड लगा दें, और यहां पे क्या करें, सोर्स लगा दें, तो देखिए अब ये क्या हो गया, जहां पे सोर्स लगा हुआ है वो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग। अब देखिए ये क्या हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आप इसमें डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये कौन सी इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है और ये कौन सी इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो जनरली हम इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बोलेंगे कि आपकी ये कौन सी वाइंडिंग है। ठीक है, जब मान लीजिए इधर आपका सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये सोर्स लगा हुआ है और इधर आपका लोड लगा हुआ है। ठीक है, लोड लगा हुआ है। अब देखिए सोर्स ये क्या कर रहा है, उधर पावर का ट्रांसफर कर रहा है लोड की तरफ, तो हम इस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे, अगर ये हाई वोल्टेज की वाइंडिंग है, यानी यहां पे वोल्टेज ज्यादा आ रहा है और यहां पे वोल्टेज
कम आ रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हाई वोल्टेज की वाइंडिंग है। यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये लो वोल्टेज की वाइंडिंग। ठीक है, जनरली ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग को डिफाइन करते हैं कि ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। अब देखिए, अगर हम यहां से हाई वोल्टेज, अगर हम यहां से देखिए हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में देखते हैं तो हम इसको कहते हैं क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज की तरफ अगर लोड लगा देते हो आप, तो अगर लोड लगा देते हो आप तो यहां पे जो वोल्टेज मिलता है वो हम क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, मतलब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसी तरह हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ पे, अब आप इसको प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग ना बोल के क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज की वाइंडिंग और लो वोल्टेज की वाइंडिंग। अब देखिए हम क्या करेंगे कि आपकी, अगर हम इधर पे क्या करते हैं, सोर्स को लगा देते हैं और यहाँ पे लोड को लगा देते हैं। ठीक है, लोड को लगा देते हैं तो यहां से हम देखिए अब क्या कह लेंगे कि ये लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ हो रहा है, लेकिन तो ये ट्रांसफार्मर क्या है, ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन की तरफ भी इस्तेमाल कर लेंगे और आपका स्टेप अप की तरफ भी इस्तेमाल कर लेंगे हम एक ही ट्रांसफार्मर को। तो हाई वोल्टेज की तरफ जो वाइंडिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और लो वोल्टेज की तरफ जो वाइंडिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना चीज कि स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या होती है और लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, जब हम ट्रांसफार्मर को बनाते हैं, ठीक है, जब हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर को बनाते हैं तो जो हम वाइंडिंग उपयोग करते हैं, जो हम ये वाइंडिंग को उपयोग करते हैं, जो हम वाइंडिंग को ये उपयोग करते हैं वो हम ये दोनों लिंब पे इतने दूर दूर को नहीं करते हैं। जब हम वाइंडिंग को उपयोग करते हैं तो इतने दूर दूर नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम वाइंडिंग को इतने दूर दूर लगाते हैं तो क्या होगा, आपका एक लीकेज फ्लक्स होगा। ठीक है, लीकेज फ्लक्स होगा जिससे हमारा क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस उत्पन्न होगा और लॉसेस होगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाइंडिंग को इस वाइंडिंग के ऊपर ही क्या करते हैं, लपेटते हैं। इस वाइंडिंग को इस वाइंडिंग के ऊपर ही लपेटते हैं। किस लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो लीकेज फ्लक्स हो वो कम हो जाए। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, खुद के वाइंडिंग को जो फ्लक्स कट करता है वो फ्लक्स क्या कहलाता है, लीकेज फ्लक्स कहलाता है। खुद के वाइंडिंग को जो फ्लक्स कट करता है वो लीकेज फ्लक्स कहलाता है। तो इस लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए हम इस वाइंडिंग को भी क्या करते हैं, इसी लिंब के ऊपर या लेग के ऊपर लपेटते हैं ताकि ये लीकेज फ्लक्स आपका कम हो जाए। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए दोनों ही लिंब या लेग पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये वर्टिकल, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, योक। क्या कहा जाता है, योक। और ये जो पोर्शन है जिसपे वाइंडिंग लपेटा जाता है इसको क्या कहा जाता है, लेग या लिम्ब। क्या कहा जाता है, लेग या लिम्ब इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इतने चीजें समझ में आई।
लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। और हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को दोनों के ऊपर ना लपेट के एक ही के ऊपर लपेटते हैं। किस लिए? लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए। जैसे आपको अभी हम समझाते हैं कैसे वो लपेटा जाता है। तो इसको बना लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे चले, देखिए अब आपको बता रहे हैं कैसे वाइंडिंग को लपेटा जाता है एक दूसरे के ऊपर। देखें, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की अभी हम बात कर रहे हैं। आपके ट्रांसफार्मर जनरली दो प्रकार से होते हैं, एक कोर टाइप और एक सेल टाइप, और तीसरा क्या होता है, वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। लेकिन आपके उपयोग में ज्यादातर सेल टाइप या कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले इस लेग के ऊपर क्या करते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं। इस लेग के ऊपर इंसुलेटर लगाया, ठीक है। इस लेग के ऊपर इंसुलेटर लगाया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज की वाइंडिंग को लेते हैं। क्या करते हैं, लो वोल्टेज की वाइंडिंग को लेते हैं। अभी आपको बताएंगे क्यों हम लो वोल्टेज की वाइंडिंग का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। यहाँ भी ये आपका लो वोल्टेज की वाइंडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ भी आपकी एक लो वोल्टेज की वाइंडिंग होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे इंसुलेटर लगाते हैं या इंसुलेशन लगाते हैं। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इंसुलेशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इंसुलेशन लगाएंगे, इंसुलेशन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज की वाइंडिंग लगाएंगे, ठीक है। हाई वोल्टेज की वेल्डिंग लगाएंगे, ठीक है। यही सेम प्रोसेस यहां होता है। तो ये मान लीजिए 33/11 kV का ट्रांसफार्मर है, यानी 33 kV 11 kV का ट्रांसफार्मर है। इसको देख लीजिए, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ये आपकी हाई वोल्टेज की वाइंडिंग, ठीक है, HV वाइंडिंग, और ये है आपकी लो वोल्टेज की वाइंडिंग, ये है आपकी लो वोल्टेज की वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, ठीक है। और ये है आपका इंसुलेटर, ये 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 और ये क्या है, इंसुलेटर,
इंसुलेशन कर दीजिए। तो इंसुलेशन हम किसका उपयोग करते हैं जनरली? पेपर का, ठीक है, किसका? पेपर का और चाइना क्ले, ठीक है, इम्प्रीगमेंट पेपर, पेपर का या चाइना क्ले का उपयोग करते हैं हम। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, लो वाइंडिंग को क्यों उपयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लो वाइंडिंग को हम कोर के पास क्यों लगा रहे हैं। अब देखिए लो वाइंडिंग का वोल्टेज कितना है, 11 kV, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड है 0 और इस वाइंडिंग में वोल्टेज कितना है, 11 kV, ठीक है। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 11 kV, ठीक है। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 11 kV। तो हमको यहाँ पे जो इंसुलेटर यूज करना पड़ेगा वो 11 kV का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंसुलेटर यूज करना पड़ेगा वो 11 kV का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंसुलेटर जो यूज करोगे वो 11 kV का यूज करोगे, लेकिन अगर आप क्या करते हो, हाई वोल्टेज की वाइंडिंग को इस कोर के पास लगा देते हो, तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो जा रहा है, ये 33, ये 0, तो कितना हो गया 33 kV। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 33 kV का इंसुलेटर यूज करना पड़ेगा या इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा, कितना 33 kV का। तो आपका क्या होगा, जनरली ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या होगा, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए हम कोर के पास क्या करते हैं, 33 लो वोल्टेज की वाइंडिंग को आप लपेटते हो। उसके बाद यहां देखिए अब ये कितना वोल्टेज है, 11 kV, और ये कितना वोल्टेज है, 33 kV, ठीक है। तो दोनों का जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 33 माइनस 11, इतना हो गया 22 kV, ठीक है। यानी आप यहाँ पे इंसुलेटर क्या कर रहे हो, कितने का यूज करोगे, 22 kV का आप यहाँ पे इंसुलेटर यूज करोगे। यानी ऐसा इंसुलेशन यूज करोगे जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका क्या है, 22 kV है, यानी 22 kV से ज्यादा है, आप वहां पे यूज करोगे इंसुलेटर। तो आपका क्या होगा, जनरली इंसुलेशन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, आप लो वाइंडिंग अगर पहले यूज करोगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोर के पास क्या करते हैं, लो वाइंडिंग का आप उपयोग करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, लो वाइंडिंग लपेटते हो, फिर आप क्या करते हो, एक इंसुलेशन यूज करते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, हाई वोल्टेज की वाइंडिंग को लपेटोगे। तो यही आपका होता है कोर के अंदर, ठीक है। तो इस वाइंडिंग का बेसिकली उपयोग ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर में इस प्रकार से होता है। और इस वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटिक वाइंडिंग कहते हैं। इसमें एक कंसंट्रेट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर उसके बाद लो वाइंडिंग, फिर हाई वाइंडिंग, ऐसे आप क्या करते हो, उपयोग करते हो, ठीक है। ये हम किस में उपयोग करते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, आपका हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं। दूसरा नंबर डाल लीजिए, इन कोर टाइप, ठीक है, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, कंसंट्रेटिक कंसंट्रिक वाइंडिंग इज यूज्ड बोथ
both LV and HV winding, ठीक है। LV and HV winding are placed at the same leg to reduce the leakage फ्लक्स, ठीक है, लीकेज फ्लक्स। अब इसको हिंदी में लिख लेते हैं। देखिए, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में फार्मर में हम कंसंट्रिक वाइंडिंग कंसंट्रिक का मतलब हुआ कि एक ही जगह पे आपकी वाइंडिंग लपेटी जाती है। मतलब ये मान लीजिए लिम्ब है, तो इसी के ऊपर क्या होगी, वाइंडिंग, यानी कंसंट्रेट रहता है एक ही जगह पे, उसको कंसंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं। कंसंट्रिक वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है दोनों ही लो वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज के वाइंडिंग में लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की वाइंडिंग को लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की वाइंडिंग को एक ही लेग पर लगाया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स कम किया जा सके, ठीक है। तो समझ में आया, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में हम कंसंट्रिक वाइंडिंग का उपयोग करते हैं या उपयोग किया जाता है, और यहाँ और लिख दीजिए, और दोनों ही लो वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज की वाइंडिंग को एक ही लेग पर लगाया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स कम किया जा सके, ठीक है। समझ में आया। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। दूसरा है तीसरा पॉइंट लिखिए। नियर द कोर, ठीक है, वी यूज लो वोल्टेज वाइंडिंग
near the core we use low voltage winding so that less amount of ठीक है insulating material is required. ठीक है, अब लिखते हैं इसको हिंदी में। कोर के पास हम लो वोल्टेज की वाइंडिंग का उपयोग करते हैं ताकि हमें इंसुलेटिंग मटेरियल कम यूज करना पड़े, कम उपयोग करना पड़े। ठीक है, तो आपका ये हो गया। ठीक है, और अगला पॉइंट चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलें। तो ये आपका हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। आगे चलते हैं हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं कुछ चीजें। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर की देख लेते हैं वाइंडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट इसमें लिखाए हैं, तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा इसकी। ठीक है, तो अब देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए ठीक है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो अभी आपको आगे आएगा सेल टाइप और कोर टाइप, तो वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए ये है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इस प्रकार से होता है। इसमें आपकी 3 लेग होती है। तो इसमें क्या करते हैं, वाइंडिंग को हम बीच वाली लेग पे लपेटते हैं। वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, बीच वाली लेग पे लपेटते हैं। और ये वाइंडिंग क्या होती है, कैसी होती है, सैंडविच टाइप। ठीक है, वाइंडिंग ये कैसी होती है, सैंडविच टाइप या इंटरलिम्ड या सैंडविच टाइप। तो सैंडविच आप देखे होंगे, पहले हम क्या करते हैं, ब्रेड लेते हैं, फिर उसके ऊपर आलू लगाते हैं, फिर उसके ऊपर प्याज लगाते हैं, फिर उसके ऊपर टमाटर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर मक्खन लगाते हैं, फिर उसके ऊपर, तो एक के ऊपर आप क्या करते हो, लगाते जाते हो। इसीलिए इस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है, सैंडविच वाइंडिंग या इंटरलिम्ड वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कैसा होता है। पहले आप यहां क्या करते हो, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिए। ठीक है,
इंसुलेटिंग मटेरियल, यहाँ पे भी। अब यहाँ क्या किए आप, लो वोल्टेज की वाइंडिंग लगा दिए, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी लो वोल्टेज की वाइंडिंग लगा दिए, इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ यूज कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप फिर यहाँ क्या किए, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किए, और उसके बाद आप क्या किए, यहाँ पे हाई वोल्टेज की वाइंडिंग लगा दी, ठीक है। ये हाई वोल्टेज की वाइंडिंग हो गया। इसी तरह आप यहाँ लगाते गए, फिर लो वोल्टेज की वाइंडिंग, ठीक है, लो वोल्टेज की वाइंडिंग, लो वोल्टेज की वाइंडिंग, लो वोल्टेज की वाइंडिंग, यहाँ लो वोल्टेज की वाइंडिंग, ठीक है, और यहाँ भी आप लो वोल्टेज की वाइंडिंग, ठीक है। आप इसके बीच में हाई वोल्टेज की वाइंडिंग, ये हाई वोल्टेज की वाइंडिंग, ये हाई वोल्टेज की वाइंडिंग लगा दिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। ये आपका क्या है, हाई वोल्टेज की वाइंडिंग, क्या है आपकी HV वाइंडिंग, हाई वोल्टेज की वाइंडिंग। तो यहाँ पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, सैंडविच टाइप का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे लो वोल्टेज की वाइंडिंग, हाई वोल्टेज की वाइंडिंग, तो ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम यूज कर रहे हैं। नियर द कोर हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज की वाइंडिंग इसमें भी यूज करते हैं। किस लिए, आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम यहाँ पे लो वोल्टेज की वाइंडिंग को उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको लिनियरली देखते, ठीक है, या सिमेट्रिकल देखते, तो आपका लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, हाई वोल्टेज आना चाहिए। आप इसको सिमेट्रिकली अगर देखते तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, कोर के पास लो वोल्टेज की वाइंडिंग को ही रखना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लो वोल्टेज की वाइंडिंग है उसका आधा यहाँ पे करते हैं, उसका फिर आधा यहाँ पे करते हैं। किस लिए, आपके सिमेट्रिकल आपका जो फोर्स हो उसको एडजस्ट करने के लिए आपका हम क्या करते हैं, इधर आधा वाइंडिंग करते हैं लो वोल्टेज की और इधर आधा वाइंडिंग करते हैं लो वोल्टेज की, बीच में आपकी हाई वोल्टेज की वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो हम देखिए, जब आप क्या करते हो, देखिए कोई भी कंडक्टर है उस पे क्या हो रहा है, अपोजिट टाइप का करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, ठीक है। दोनों के बीच क्या होता है, फोर्स क्या होता है, रिपल्सन लगता है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। तो इसी रिपल्सन फोर्स को हम बराबर करने के लिए, यानी इन दोनों के वाइंडिंग के रिपल्सन फोर्स को हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं, आधा वाइंडिंग इधर उपयोग करते हैं, आधा वाइंडिंग हम इधर उपयोग करते हैं, और बीच में हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज की वाइंडिंग का उपयोग करते हैं सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। इसका जो नंबर ऑफ टर्न होता है, यानी जो नीचे की वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न होता है, वो क्या होता है, जो टॉप में वाइंडिंग रहती है उसका क्या रहता है, आधा रहता है, ठीक है। यानी आधा हम इधर करते हैं, आधा हम इधर करते हैं, ठीक है।
ये आपका वाइंडिंग में होता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए, लिखिए पहला पॉइंट, इन सेल टाइप ठीक है, इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर इंटरलिंक्ड ठीक है, इंटरलिंक्ड ठीक है, या सैंडविच ठीक है, इंटरलिंक्ड या सैंडविच टाइप ऑफ ठीक है, टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड इन मिडिल लेग ठीक है, इन मिडिल लेग। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लेते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम ठीक है, इंटरलिंक्ड या बर्गर प्रकार की वाइंडिंग को ठीक है, को बीच वाले लेग पर ठीक है, लगाते हैं ठीक है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम इंटरलिंक्ड बर्गर प्रकार की वाइंडिंग को बीच वाले लेग पर लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चले दूसरा देखिए, नियर द कोर we always use near the core we always use LV winding ठीक है, LV winding। near the core we always use LV winding ठीक है। कोर के पास हम हमेशा लो वोल्टेज की वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इंसुलेशन का जो कॉस्ट हो उसको कम करने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें तीसरा पॉइंट लिखिए, टॉप वाइंडिंग एंड बॉटम वाइंडिंग top winding and bottom winding number of turn ठीक है,
should be half, ठीक है, of middle winding, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, टॉप वाइंडिंग, बॉटम वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न शुड बी हाफ ऑफ मिडिल वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, सो दैट symmetrical force exist between winding, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हिंदी में। ऊपर की वाइंडिंग और नीचे की वाइंडिंग, ऊपर की वाइंडिंग और नीचे की वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न ठीक है, नंबर ऑफ टर्न आधा होना चाहिए, बीच की वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न से, ठीक है, क्योंकि ठीक है, वाइंडिंग के बीच सिमेट्रिकल फोर्स लगता है, ठीक है, सिमेट्रिकल फोर्स लगता है। तो 3 पॉइंट हुआ आपका। अगला, ठीक है, तो ये आपका 3 पॉइंट हुआ। आगे लिखिए चौथा पॉइंट आपका। देखिए, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, लीकेज फ्लक्स, सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लीकेज जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर से कम होता है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग क्या होती है, बहुत ही ज्यादा पास होती हैं और आपका एक का फ्लक्स क्या होता है, दूसरे वाइंडिंग को कट करता है। इसमें क्या होता है, लीकेज फ्लक्स का मान बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसको हम नोट कर लेते हैं। चौथा जो आपका पॉइंट है
वो नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट आपका क्या है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। लीकेज फ्लक्स शुड बी या लीकेज फ्लक्स लोअर, ठीक है, लीकेज फ्लक्स लोअर देन कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो यहां लिख लीजिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स कोर टाइप ट्रांसफार्मर से कम होता है, ठीक है। अब यहां लिख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेलिकल वाइंडिंग, ठीक है, इसको आप बस याद कर लीजिएगा। हेलिकल वाइंडिंग, ठीक है, ये किस में यूज होता है? स्मॉल साइज ट्रांसफार्मर, ठीक है, फॉर स्मॉल वोल्टेज, ठीक है। हेलिकल वाइंडिंग, ठीक है, छोटे ट्रांसफार्मर, छोटे प्रकार या आकार के ट्रांसफार्मर में स्मॉल या कम वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं? हेलिकल वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट लिखिए जो आपका है क्रॉस ओवर वाइंडिंग। ये किसके लिए उपयोग होता है? स्मॉल साइज फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, ठीक है। यहां लिख लीजिए क्रॉस ओवर वाइंडिंग, ठीक है। क्रॉस ओवर वाइंडिंग ये किसके लिए उपयोग होता है? छोटे साइज तथा हाई वोल्टेज जरूरत के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो देख लीजिए डिस्क टाइप वाइंडिंग।
डिस्क टाइप वाइंडिंग, ये किसके लिए होता है? लार्ज साइज ट्रांसफार्मर फॉर हाई वोल्टेज। लार्ज टाइप ट्रांसफार्मर फॉर हाई वोल्टेज, ठीक है। इसमें लिख लीजिए डिस्क टाइप वाइंडिंग, ये किसके लिए है? बड़े आकार के ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। तो इतनी चीजें आपकी वाइंडिंग में थी जो मैंने आपको बताया आपके कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। तो आपको आज हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवा दिया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें ताकि मैं और भी मेहनत से आपको पढ़ा सकूं। तो आज आपका वाइंडिंग खत्म हो गया। उसके बाद आपका टैंक जो है, उसके बाद कंजर्वेटर है, ब्रीदर है, उसके बाद आपका रेडिएटर है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये एक दिन में खत्म हो जाएंगी आपकी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके बारे में देखेंगे। तो धीरे धीरे चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को आप नोट किया कीजिए एक कॉपी में, ताकि आपको चीजें आप दोबारा जब खोलो तो आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो देखूंगा थोड़ा जल्दी आए। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।